तो हमने क्या शुरू किया जी? सीबीपी में हमने आखिरी साल कौन सा किया था? अमेरिकानो हो गया था कि नहीं हुआ था? अच्छा जी बच्चों, अब जरा मसले मसाइल आने लगे हैं कि जितने यूनिट पे काम शुरू करेंगे हो सकता है उतने यूनिट ना बने, कोई लॉसेस वगैरह भी आ सकते हैं। अभी तक हमने कोई लॉस डिस्कस किया नहीं था, ऐसी है। अब लॉसेस भी आ सकते हैं बच्चों। तो एक दो सवाल है कि फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। Naseem Private Limited is a manufacturer of industrial goods and is launching a new product. The production will be carried out using existing facilities. However, the capacity of machine would have to be increased at a cost of 3 million. क्या नसीम लिमिटेड ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना रहे हैं? पढ़ लो जरा शाबाश, तो बोलो तो सही। कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अब सीन क्या है? वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में गुजारा हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? वही प्लांट, वही मशीनरी, वही लोग, सारा कुछ वही इस्तेमाल करें और चीजें बना लें। सिर्फ मटेरियल और लेबर और बिजली एक्स्ट्रा लगेगी, उसकी खैर है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जब नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन है उस पर गुजारा नहीं होना, उस पर गुजारा नहीं होना। उसकी कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी और उस पर खर्चा कितना आएगा? अब सवाल यह है कि ये 3 महीने खर्चा हर साल आएगा, हर महीने आएगा? नहीं, उसने कहा कैपेसिटी इंक्रीज कर दो बस। क्या मशीन साल भर खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ये वो खर्चा है जो मशीन की लाइफ तक आपको फायदा देगा। ये 3 मिलियन पर ईयर नहीं है। यहाँ तक की बात लगी। अब हमने जो खर्चे लेने होते हैं वो कौन से लेने होते हैं? पूरी जिंदगी के हैं? हमने जो खर्चे निकालने होते हैं कॉस्ट में, कौन कौन से लेने होते हैं? आवाज नहीं आई। वेरिएबल और फिक्स। तो क्या ये फिक्स एक्सपेंस है? है? हाँ, तो ये इसमें से फिक्स कैसे निकालेंगे? हैं? और 3 मिलियन का क्या करें? अच्छा, फिर उसके बाद है द बजट कॉस्ट पर यूनिट आर एज अंडर इम्पोर्टेड मटेरियल 1.3 kg एट 750 पर केजी। कितना खर्चा आएगा बच्चों? नाइन 75। लोकल मटेरियल 0.5 kg एट 150 पर केजी 75। लेबर 2 hours 600। वेरिएबल ओवरहेड 200 पर आवर। ये 400 कैसे आया? 2 घंटे लगने हैं, ऐसी है ना। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 359। ओके जी। अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर नेट वेट ऑफ ईच यूनिट फिनिश प्रोडक्ट विल बी 1.6 kg। कितना केजी होगा? लेकिन बच्चों अगर हम इसको जमा करें तो क्या बन रहा है? मतलब हमने मटेरियल कितना ऐड किया, लेकिन जो निकला तो बीच में कुछ जाया भी हुआ। कितना जाया हुआ? 0.2। अब अगला पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5% ऑफ मटेरियल इनपुट विल इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब क्या है? तो जो हवा में उड़ जाएगा उसको हम सेल कर सकते हैं? सोचो सोचो सोचो।
वो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो धुआं ऊपर उड़ता नजर आता है, तो जो उड़ता हुआ धुआं होता है उसको शॉपर में कैद कर सकते हैं कि पेट्रोल ही है। तो जो 5% मटेरियल इवेपोरेट हो जाएगा, क्या उसको सेल कर सकते हैं? और बोलो तो सही, कितना इवेपोरेट हो, कितने किलो इवेपोरेट हो जाएगा? 0.08 या 0.9? कैसे आया? 1.8 का 5%, क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो 0.09 kg उड़ जाएगा। अब 1.8 में से 0.09 निकाल दें, बाकी पीछे कितना बच गया? 1.71। अब 1.71 तो अभी भी होना चाहिए, लेकिन मसला ये है आउटपुट का वेट कितना है? अभी भी वो कम है। कितना कम है? 0.11 kg। बच्चों इस पूरे सवाल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर सीवीपी में आई कैप लॉसेस दे दे तो उसका करना क्या? ठीक हो गया? 0.11 kg। अब ये कौन सा, ये वो है जो उड़ गया है? ये उड़ा नहीं है, ऐसी है। अब बोलो तो सही। अच्छा फिर ये किधर गया? क्या ये आउटपुट के अंदर है? नहीं। द रिमेनिंग वेस्ट वुड बी डिस्पोज ऑफ एट ₹80 पर केजी। ये वो है जो बेचेंगे। क्या ये 0.09 बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? ये तो उड़ गया, जो नहीं उड़ सका वही बेचेंगे ना। तो 0.11 kg को आप बच्चों 80 रुपए के हिसाब से बेच दें, क्या आंसर आएगा? 8.8 पर किलो। ऐसी है ना? नहीं बात लगी, सॉरी 8.8 पर यूनिट, हर यूनिट में 8.8 रुपीज का आपको तो पैसे मिलेंगे, ऐसी है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज 10 मिलियन। इस वक्त प्लांट की कॉस्ट कितनी है? तो अब बाद में कितनी हो जाएगी? आवाज नहीं आई। 13 मिलियन। 13 कैसे? 3 ये भी तो ऐड करना है। अगला पॉइंट, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। अब 10% किसका लेंगे? 13 का। लेकिन बच्चों सोच समय के मुझे जवाब देना, क्या ये 10 मिलियन का प्लांट ऑलरेडी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे? तो ये जो नया प्रोडक्ट है, इस नए प्रोडक्ट को बनाने में 13 मिलियन का प्लांट इस्तेमाल होगा। सोचो 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 सोचो, नया प्रोडक्ट बनाने में 13 मिलियन का प्लांट इस्तेमाल होना है? नहीं। कितना इस्तेमाल होना है? 3 मिलियन। तो जो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है वो 13 मिलियन की लेनी है? नहीं, जो रेलेवेंट डेप्रिसिएशन होगी बच्चों वो 3 मिलियन होगी। 3 मिलियन के लेंगे 10%, 0.3 मिलियन होगी। क्या ये पॉइंट समझ आया? नहीं समझ आया? एडमन एंड अदर फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू 1.5 लाख पर मंथ। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपया पर मंथ। एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट दीज विल इंक्रीज टू 1,70,000 पर मंथ। क्या 1.5 लाख रुपया किस चीज का खर्चा है बच्चों? कौन सा? तो 170 क्या है? है हमारे लिए रेलिवेंट कौन सा है? 20,000। क्या ये बात समझ रही सबको? क्यों? 1.5 लाख तो पहले ही था। अगर ये प्रोडक्ट ना बनाते, ये नया प्रोडक्ट ना बना रहे होते तो 1.5 लाख तो हमें पड़ ही रहा था। इस नए प्रोडक्ट की वजह से हमें कितना पड़ा? अच्छा ये सारे खर्चे भी नए प्रोडक्ट की वजह से हैं या ऑलरेडी पे कर रहे हैं? ये नए प्रोडक्ट के हैं, ये ऑलरेडी खर्चे नहीं पे कर रहे थे। समझ लगी? वो बात समझ लगी? द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट 20% ऑफ फैसिलिटीज वुड बी यूज्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट। तो मसला हमें क्या लगे 20% फैसिलिटी यूज हुई है, 100% यूज हुई है। पॉइंट ये कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना वो बताओ। पहले कितना खर्चा था? 150। अब कितना है? तो जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो देखेंगे ना। ये 20% लेंगे 170 का,
नहीं बात समझ आ रही तो बोलो तो सही। अगला पॉइंट, द कंपनी फिक्स इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस। अब बच्चों ये वाली बात आई पे हमने घुमाने के लिए दी है आपको कि आप लोग चवल मारे और 1,70,000 का 20% ले लो, तो 1,70 का 20% नहीं लेना। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने बस ये देखना है कि ये बनाने से पहले कितना खर्चा था, 1.5 लाख, बाद में कितना है, कितना एक्स्ट्रा पड़ा, वो इसकी वजह से पड़ा। ये 20% नहीं लेना। ये एक हमने जानबूझ के लाइन लिखी है कि लेजेंड्स पेपर में क्या करते हैं, तो सब पढ़े जाएंगे हैं। इस लाइन का मतलब क्या? वेरी गुड पॉइंट। ये तो और भी अच्छी बात है कि समझ नहीं है करना की है, मतलब गलती तो नहीं आएगी। छाड़ दे तू, छाड़ दे। अच्छा जी, द कंपनी फिक्स इट सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस। इसका मतलब है सेल प्राइस उस वक्त तक फाइंड नहीं हो सकती जब तक वेरिएबल कॉस्ट पता ना हो। वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी, उसका 25% लेके उसमें जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा। और बच्चों यही सोचने वाली बात है, फिर ये 25% क्या है, दिमाग पे जोर दो, ये 25% क्या है। ठीक है नहीं, ये 25% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और सेल प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक की बात लगी, तो लोग तो बाद में देखते हैं ना, अभी फिलहाल हमें सेल प्राइस पता नहीं है। ओके, एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर कंपनीज, ये टैक्स वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ, क्योंकि जब आईकेप टैक्स देगा ना तो सवाल में फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देगा, आफ्टर टैक्स देगा। समझ लगिए, कंप्यूट द सेल्स क्वांटिटी एंड वैल्यू। क्या फाइंड करना है बच्चों, क्वांटिटी भी फाइंड करनी है और वैल्यू भी। रिक्वायर्ड टू अचीव ए टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। अब बच्चों ये 4.5 मिलियन टोटल प्रॉफिट है कि इजाफा है, यही पॉइंट समझ लगा। मतलब हो सकता है बच्चों 50 मिलियन वो ऑलरेडी कमा रहा था, 50 मिलियन वो कैसे कमा रहा था, कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी तो कुछ चीजें बना रहा था ना, 10 चीजें और बना रहा था, ये 11वीं बनाने लगा, तो 10 चीजें जो और बना बना के बेच रहा था, वहां से वो 50 कमा रहा था। लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से वो कितना कमाना चाहता है, इस प्रोडक्ट की वजह से 4.5 कमाना चाहता है। ये पॉइंट समझ लगे। हमें नहीं पता टोटल प्रॉफिट क्या है और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट बाकी 10 चीजों का होगा जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी, भाड़ में जाए ना दे। हमें तो नए प्रोडक्ट से लेने देना ना, कि नए प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, नए प्रोडक्ट पे फिक्स कॉस्ट कितनी आई, और नए प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना कमाया। अगला पॉइंट, ये जो 4.5 मिलियन का प्रॉफिट है, बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, आवाज नहीं आई। तो पहला पॉइंट तो ये बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें, 35% रेट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे निकालेंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 6.9। ऐसी है। अब बच्चों आपके पास प्रॉफिट भी है और आपने सेल की क्वांटिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, फार्मूला दिमाग में लेके आओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय, सीएस रेशो, फार्मूला, 2 फार्मूले पढ़े वो भी नहीं याद हुए। हाँ जी, डिवाइडेड बाय
अगर यूनिट्स निकालने हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल प्राइस। हाँ, वो थोड़ा सा इधर कर गया है कुछ। हाँ, यहाँ पे कुछ है क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मसला ये है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमें पहले वेरिएबल कॉस्ट फाइनल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट फाइनल करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट फाइनल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेल प्राइस निकलेगी और वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ रही है? या वेरिएबल कॉस्ट में जो 25% जमा करेंगे, वो जो वैल्यू जमा करेंगे वही कंट्रीब्यूशन। और वेरिएबल कॉस्ट में कुछ जमा करना है तो सेल प्राइस बननी है ना, तो जो जमा करना वही क्या है? कंट्रीब्यूशन है। नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है जी बच्चों। तो वेरिएबल कॉस्ट को जरा सोच समझ के जवाब देना। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है? 975 वेरिएबल कॉस्ट है, 75 वेरिएबल कॉस्ट है, 600 वेरिएबल कॉस्ट है, 400 वेरिएबल कॉस्ट है और 359 वेरिएबल कॉस्ट है। तो मसला ये इन सारी कॉस्टों को जमा करें। टू फोर 09, ये बात समझ आ गई? अब बच्चों स्यापा इसमें ये है कि ये तो 1.8 किलो की वेरिएबल कॉस्ट है। सोचो, ये 2409 जो खर्चा आना है वो कितने किलो पे खर्चा आना है? 1.8 पे। लेकिन हमने जो यूनिट बेचना है मार्केट में, उसका वजन कितना है? 1.6 किलो। तो हमने तो 1.6 किलो की वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना। अब 0.09 किलो किधर गया? वो तो उड़ गया। उसका तो कख नहीं कर सकते। क्या उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। लेकिन जो बच गया उसको तो बेच सकते हैं। एक वो बेचेंगे तो कितने पैसे आएंगे? अब पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? और ये वाले पैसे तो ये जमा होंगे कि माइनस होंगे? तो बच्चों 8.8 क्या करेंगे, यहां से माइनस कर लेंगे। करो जरा। 2400 ये आपकी क्या आ गई? ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, वेरिएबल ओवरहेड भी शामिल है और सेलिंग और एडमिन कॉस्ट भी शामिल। अब इस वेरिएबल कॉस्ट में क्या करें? हैं? 25% शामिल कर लेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी, या 25% सिर्फ 25% ही निकाल लें तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। निकाले जरा शाबाश। सवाल का नाम क्या है? नसीम। तो 2400.2 समझ आ गया सबको बच्चों कि नहीं समझ आया? कंट्रीब्यूशन लेंगे इसका 25%। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 600.05। और सेल प्राइस बच्चों निकल आएगी 3000.025। सॉरी 3000.25। यहाँ तक सारे पहुंच गए। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने निकाल लिया। दिमाग में फार्मूला होना चाहिए कि फार्मूला हमने करना क्या है, इस सवाल में हमने करना क्या है, क्या निकालना है? वो कटना की है, दंद कटने ने है। सेल्स की क्वांटिटी निकालनी है। अब दिमाग में फार्मूला लेके और क्या क्या चाहिए? वेरिएबल हमने कंट्रीब्यूशन तो निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट चाहिए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल लिया हमने? यस निकाल लिया। अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो क्या? फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो बच्चों फिक्स कॉस्ट सारी लेंगे? नहीं, सिर्फ इस प्रोडक्ट की लेंगे। ये पॉइंट सुना है? तो ये जो 10 मिलियन है ये भी आई कैप ने जानबूझ के लिखा है कि लेजेंड्स पेपर में क्या करते। तो लेजेंड्स तो बैठे हुए हैं, लेजेंड्स इधर ही बैठे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया? तो एक दूसरे देखने देने का मैं तो नहीं है, ए नाल है।
ठीक हो गया जी। हाँ जी, 10 मिलियन का हमने कख नहीं करना, ये पॉइंट समझ आया। ये 20% का हमने कख नहीं करना, ये जानबूझ के हमने बातें लिखी। कॉमन सेंस समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। अब वो कहता है 20% फैसिलिटी यूज हो रही है नए प्रोडक्ट के लिए, 20% की बजाय अगर 100% भी यूज होती, हमें से कोई कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हॉस्टल है, आप उसमें रहते हैं, रेंट आप पे कर रहे हैं, रेंट आप क्या कर रहे हैं, पे कर, हर महीने का रेंट पे कर रहे हैं, कर रहे हैं। बीच में रिजल्ट आया, आप रेंट पे कर दिया आपने, अब घर चले, छुट्टियां थी 1 महीने के लिए, घर चले गए, रेंट आपने पे कर दिया। आपके दोस्त ने फोन किया कि यार वो तेरा हॉस्टल है लाहौर में? हाँ हाँ है। तो यार वो मेरे ना साथ चाचू है, तो उनका ना वहाँ पे मेडिकल हमें चेकअप करवाना है हॉस्पिटल में, तो 2-3 दिन हमें वहाँ पे रहना है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यार वो तेरा कमरा मिल जाएगा हमें? हाँ मिल जाएगा, वो फलाम मेरा दोस्त है, उसके पास एक चाबी है। अच्छा, उन्होंने वहां से चाबी ली और हॉस्टल में 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहना शुरू कर दी। आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है, हालांकि वो 100% फैसिलिटी वो यूज कर रहे हैं। नहीं बात लगी? अच्छा, हॉस्टल के मालिक ने कहा भाईजान ये कौन है? आपने कहा सर वो मेरे गाँव से रिश्तेदार आए थे वो चेकअप कराने के लिए। यार इसकी तो परमिशन ही नहीं है। आपने कहा सर बराए मेहरबानी रहने दे गाँव में, जरा उन्होंने बात की थी मुझसे तो मैंने उनको इजाजत दे दी, बाकी मैं लाहौर आऊंगा तो कर लूंगा। उसने मालिक ने बात सुनी, उसने कहा चलो ठीक है। अब आप वापस आए, उसने कहा यार वो जेरे बंदे रहे उन्होंने 1000 रुपया रेंट दे लिया था। अब आपने उनको 1000 रुपये का रेंट पे, फैसिलिटी उन्होंने 100% यूज की है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने पड़े हैं? तो रेलिवेंट खर्चा जो हुआ है उनकी वजह से, तो कितना हुआ है? पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो चवल मारी आई कैब ने, एस्टिमेट्स दैट 20% ऑफ फैसिलिटी वुड बी यूज फॉर द न्यू प्रोडक्ट। इसका कोई लेने देना है? कोई लेने देना। पॉइंट ये एक्स्ट्रा खर्चा कितना पड़ा? एक्स्ट्रा खर्चा कितना पड़ा? 20,000। कैसे पता लगा? 1.5 लाख पहले था, आप उस 1.5 लाख को इस्तेमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो पहले था। ये पॉइंट समझ आया? अब 170 है, एक्स्ट्रा कितना पड़ा? 20,000। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ आई बच्चों? अब फिक्स कॉस्ट हमने निकालनी है। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन 3 मिलियन की कि 13 मिलियन की? 3 मिलियन की। क्यों? तो 3 मिलियन का खर्चा कभी ना करते, तो 3 मिलियन के लेंगे 10%। अगला पॉइंट ये है, ये 20,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये 1,70,000 क्या है, पर मंथ है। और हमें चाहिए प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट लिखा हुआ है बच्चों, ये महीने का प्रॉफिट है 4.5 मिलियन। कॉमन सेंस है। ये किसका प्रॉफिट है? हाँ जी, ये जो 4.5 मिलियन बच्चों प्रॉफिट है, ये महीने का है या क्वार्टर का है या 6 महीने का या साल का? ये बाय डिफॉल्ट याद रखना, कुछ ने क्वेश्चन में बताया तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट होता ही किसका है? साल का होता है, महीने का प्रॉफिट नहीं होता। यहाँ तक की बात लगी? इसने वैसे क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ, लेकिन आप लिख लें कि इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन वेदर द प्रॉफिट इज फॉर 1 ईयर और 1 मंथ, वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट प्रॉफिट इज ऑफ 1 ईयर। बाय डिफॉल्ट हमें अज्यूम करना है कि प्रॉफिट साल का ही होता है, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। ठीक है जी बच्चों, तो मुझे ये बताएं, 2:30 बजे तक आपकी कोई क्लास होती है? इसके अलावा तो कोई क्लास नहीं होगी? बस ठीक, बहुत अच्छा हो गया। रोजे रोजे तो नहीं रखे आजकल किसी ने? एडे चंगे तुम रहंदे नहीं किसी हैं? ऐ ना है कि सर वो 1:30 बजे वो अफ्तारी का टाइम हो गया, यही कार जाना है। तो दो ऑप्शन है बच्चों सिलेबस मैनेज करने की। देखो, एक ये है कि जून में आपकी छुट्टियां आनी है 7। कौन सी? वेरी गुड, क्रिसमस की। जून में 25 दिसंबर आना ना, तो गिरजा घर जाना पै सकता सानू, कोई मसला तो नहीं है ना? और सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट लैके साढ़े को जून ਦੇ ਵਿੱਚ।
आएगा ना, बर्फबारी हो रही होगी जून में, कहना कौन सी केड़ी छुट्टी होनी है, दस जरा नहीं पता। बारिशों की वो गर्मी छुट्टियां नहीं पैंदी बचपन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कहना कौन सी, खुदा दा खौफ था। कुछ तो याद रख, मुसलमानों के कुछ होंगे ने भूल जाते ना, मतलब कभी की हो तो पता है ना। तो 7 छुट्टियां बच्चों वो आ रही है। अगर हमने अपना सिलेबस 31 जुलाई को खत्म करना है, जो कि करना है डेफिनेटली, उसके लिए बच्चों दो ऑप्शन है। नंबर 1 संडे ऑन कर लें, नंबर 2 संडे ऑन ना करें, वीकडेज में ही थोड़ा सा काम ड्यूरेशन क्या कर लें, घर बेटे वो तो संडे ऑन कर लें है, संडे ऑन कर लें। ये संडे ऑन करने वो वाले कह रहे हैं जिन्होंने संडे में आना ही नहीं, ठीक है जी। तो बच्चों सिलेबस अगर हमने प्रॉपरली खत्म करना है 31 जुलाई को, तो हमें वो जो जून की छुट्टियां आ रही हैं ना, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ता। 7 छुट्टियां आ रही हैं, बल्कि 7 नहीं, तो 2-3 होर नाल कर लेनी है कि सर सानू टिकट मिल गई है तो हम गड्डी नहीं मिलती पई, तो जो गड्डी मिलती पई है तो फिर जुम्मे की भी छुट्टी करनी पैनी सानू, तो जुमेरात भी करनी पैनी। ये आपने नए स्यापे खोल देना उसको करना। क्या बात है, तो मैं सोचा ही नहीं सी, यार तो मैं सोचा ही नहीं सी, जो तो कह रहे हैं ना, मैं तो पहले भी नहीं सोचा नहीं। ठीक है जी, हमें जरा उसको प्रॉपरली चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा बच्चों। तो तसल्ली से अगर हम सिलेबस अपना आराम से खत्म करें, ताकि आखिरी महीने में आपके ऊपर बर्डन ना पड़े कि आखिरी महीने में एक एक दिन में 2-2 टॉपिक उड़ाए जा रहे हैं, वो तो फायदा कोई नहीं। वो जो टॉपिक उड़ाए जाते हैं ना, वो फिर रिजल्ट भी उड़ाए जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना ज्यादती वाला पॉइंट हो जाता है। 11:15 फ्री होते हैं सारे। लेकिन 11:15 फ्री होते हैं तो जल्दी कर लेते, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। तो बच्चों 1:45 क्लास शुरू होती है, 1:45 चलो, चलो कुछ करते हैं प्लान। अच्छा जी, अब बच्चों जरा इसको सवाल को कंप्लीट करते हैं। ये 3 लाख समझ आया सबको, और ये 2,40,000 भी समझ आया सबको। तो बच्चों इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो इस प्रोडक्ट की वजह से है, तमाम कंपनी की बात नहीं हो रही, इस प्रोडक्ट की वजह से जो हमें कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ रही है, 5,40,000। अब आपने दिमाग में सारा डाटा यूज करो, 1 सेकेंड फार्मूला दिमाग में लेके आओ। फार्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल लिया, क्या रहता था पीछे, फिक्स कॉस्ट, उसकी वर्किंग करेंगे, वहां से कॉस्ट निकल आएगी बच्चों। फार्मूले में पुट करें जरा, ये 6.9 मिलियन है, इसके आगे भी कुछ था मेरा ख्याल है, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है ना, 6923076 इस तरह की कोई वैल्यू आएगी, तो आपने एग्जैक्ट यूज करनी है। हाँ जी, 12,437.425। तो ठीक है, अब अगला पॉइंट, क्वांटिटी तो निकल आई बच्चों, आगे उसने वैल्यू भी मांगी थी। वैल्यू कैसे निकालनी है, एक तरीका तो ये CS रेशियो निकालना है, दूसरा तरीका ये आपके पास सेल प्राइस तो है, वो यूनिट्स को क्या करें, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। ये जरा देख लो, 12,437.425 मल्टीप्लाई बाय 3,000.25, तो बच्चों आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा 37,315,384.36। यहाँ तक की बात समझ आ गई सबको, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। यही दो चीजें मांगी थी उसने,
ये मुझे 10 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का सवाल आया था? 10 नंबर का सवाल आया था। और कब आया था जी? ये ऑटम 2010 में आया। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, ऐ भी मुश्किल है। हैं? अब पेपर चलता है तो तंदूर च वाड़िया होंगे। लो जी, ऑटम 2016। चूंकि लॉसेस की बात कर रहे हैं बच्चों, एक और लॉस की बात करते हैं। यहाँ पे एक और सवाल है जिसमें लॉसेस का जिक्र हुआ। देखते हैं आइडियल केमिकल ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस क्लीनिंग केमिकल्स। आइडियल केमिकल कर क्या रहा है? भाईजान पढ़ लो, चाइनीज नहीं लिखा है। हाँ जी, ब्लेंड्स एंड मार्केट्स वेरियस क्लीनिंग केमिकल्स, वो हार्पिक नीले वाला और लाल वाला, कुछ याद आ रहा है? उस तरह की कुछ बातें हो रही हैं। प्रेजेंटली आईसीस प्लांट इज वर्किंग एट 70% कैपेसिटी। इस वक्त उसका प्लांट किस कैपेसिटी पे चल रहा है? 70% कैपेसिटी पे चल रहा है, 30% वेला है। अब उस 30% कैपेसिटी को यूज करके अगर कोई नई चीज बना लें तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है, प्लांट ऑलरेडी आपका 30% वेला है। टू यूटिलाइज इट्स आइडल कैपेसिटी, IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical, namely Z13, on payment of fee of 1,60,000 per month। हाँ जी, 1,60,000 क्या चीज है? पेमेंट ऑफ फी। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। 1,60,000 क्या चीज है? क्या ये प्लांट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने की पेमेंट है? हाँ हाँ, 1,60,000 फीस भी लीला पे कर रहे हैं मार्केट करने के लिए, मार्केटिंग। ये पढ़ो, ये लिखा हुआ कि आप ये खुद से बना नहीं सकते जब तक आप इसके हकूक हासिल ना करें। मतलब पैनाडोल तुम घर च बह के बना दे, पैप्सी घर च बह के फिल करके तो लोगों को बेचनी शुरू कर दी, फिर कहते हैं पुलिस वाले क्यों आ गए। तो बात समझ नहीं आई? ठीक हो गया? तो कहते हैं कि अगर ये आपको केमिकल बनाना है तो केमिकल बनाने के लिए क्या चाहिए? राइट्स चाहिए। तो राइट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1,60,000 पर मंथ। अब ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। ये इस प्रोडक्ट की वजह से है ये पहले से ही पे हो रही थी, इसकी वजह से है, तो ये इसके लिए रेलिवेंट है। और प्लांट की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग प्लांट पे बन जाना है और प्लांट वेला पड़ा हुआ हमारा, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगी। पिछले वाले सवाल में क्यों थी? क्योंकि वहां पे प्लांट को ग्रीस करने की जरूरत थी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बात मिलेगी नहीं मिलेगी? ऐसा ना होगा सर पिछले सवाल दूसरी डेप्रिसिएशन ऐड करवाई सी, अच्छा तुम नहीं करवा रहे, ऐ की हो रहा है साढ़े साथ। हमें कैसे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कब ऐड करनी है कब नहीं करनी? अगर सवाल 1:45 शुरू हुआ है तो उसमें ऐड करेंगे, और अगर 1:30 शुरू हुआ है तो नहीं करेंगे। है जी, याद रखना है। पेपर सुबह 9 बजे होना है, भी स्यापा पै गया। टास्क कर लेंगे, मस्जिद आई पालांगे तो जब बाबा आया नहीं है। अच्छा जी, और पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, रट्टे नहीं मारने कि यार ये डिप्रेशन क्यों आई और यहाँ पे क्यों नहीं आई। लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक है। In this respect, the relevant information is summarized as under: Z13 would be produced using the existing plant whose cost is 81 million। अब ये देखो उसने चवल मारी है कि नहीं मारी? उसे प्लांट की कॉस्ट दे दी है ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंड बैठे होंगे, 81 मिलियन ना कुछ तो करेंगे। 81 मिलियन का 70% ऑलरेडी जा रहा है, 81 मिलियन का 30% रहता है, वो एदा है। चवल तो मारेंगे। ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट,
प्रोसेसिंग वुड बी कैरिड आउट इन बैचेस ऑफ 2000 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? तो कहता है बैच बनेंगे। अब याद रखो, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है ना, आपको क्या लगता है कि वो पैराडोल बनाने के लिए एक मशीन, और अगुमेंटन बनाने के लिए दूसरी मशीन, और डिस्प्रिन बनाने के लिए तीसरी मशीन यूज करते होंगे? नहीं, ये तीनों गोलियां एक ही मशीन में बनती, लेकिन एक वक्त में एक ही बनती होगी। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर पैराडोल बन रही है तो उसी वक्त डिस्प्रिन नहीं बनेगी, और उसी वक्त अगुमेंटन नहीं बनेगी। नहीं समझ आ रही बात? एक वक्त में, मतलब सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ क्या बनेगी? पैनाडोल। 1 घंटे की ब्रेक हुई, उसके बाद जब 1 बजे काम शुरू किया तो अब डिस्प्रिन बनाना शुरू कर दिया। मशीन एक ही है, लेकिन उसमें फिर क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन होता है। वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उसको बच्चों कहते हैं बैचेस। क्या कहते हैं? यार इस वक्त बैच बन रहा है पैनाडोल। अच्छा, फिर बैच का मतलब एक गोली है? नहीं, उस बैच के अंदर कई हजार गोलियां बन रही होंगी। पॉइंट समझ आएगा यार? अब देखो, ये ऑलरेडी सिर्फ एक ही केमिकल बना रहे हैं, आइडियल केमिकल वाले नहीं बना रहे, कई बना रहे हैं। ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना रहे थे। 70% कैपेसिटी जो प्लांट की थी वो किसी और वजह से थी। ये Z13 तो बाद में शुरू किया हमने। तो Z13 सुबह से लेकर शाम तक नहीं बनाना, इसका कोई ड्यूरेशन होगा। वो कहता जब भी Z13 बनाते हैं तो कितने लीटर बनते हैं बच्चों? 2000 लीटर बनते हैं। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक बैच अगर बनाए तो उसमें 2000 लीटर तैयार होंगे। ओके जी। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब मसला यह है, उसने पर लीटर में कॉस्ट नहीं दी, पर बैच कॉस्ट दी। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगला पॉइंट, रॉ मटेरियल इंपोर्टेड। ये बात भी हमने पहले देख ली है। 1200 लीटर, और 1 लीटर कितने का है? तो बच्चों अमाउंट क्या आएगी? 1.8 मिलियन। लोकल रॉ मटेरियल 800 लीटर, कितने का मिलता है जी? 900 का। हाँ जी, 7,20,000। ओके जी। डायरेक्ट लेबर 4,000 घंटे इंटू 1.65। इसको पूरे लिख देते हैं। ये 1.8 मिलियन था, और ये 6,60,000। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 120 पर डायरेक्ट लेबर आर। हाँ जी, ये कैसे? 4 लाख। ये कैसे आया 4,80,000? है ठीक हो गया। 1700 लीटर ऑफ Z13 इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बैच है। ये क्या कह रहा है? कुछ स्टोरी समझाने की कोशिश की जा रही है, जरा समझो क्या कह रहा है। 2000 लीटर पे काम शुरू किया, लेकिन जब लीटर निकाले तो 2000 निकले नहीं, 1700 निकले, 300 गायब हो गए बीच में। 100 लीटर आर लॉस बाय वे ऑफ। क्या ये 100 लीटर बेच सकते हैं बच्चों? ये नहीं बेच सकते। वेयर एज 200 लीटर ऑफ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट। अब लीटर किस फॉर्म में होता है? हाँ जी, लिक्विड फॉर्म में। और ये क्या कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो गया। नहीं बात लगी? वो चाय पीते हो ना, चाय क्या होती है? लिक्विड। और थले तेरी पत्ती रह जाती है, उसको लिक्विड तो नहीं ना कह सकते कि वो भी लिक्विड है। वो क्या है? सॉलिड वेस्ट। कुछ तो शेख होने लोग ही नहीं छाड़ दे कि भाई ने कापा दे इन्नी की तो पत्ती सी, ऐसी मैं ही पेमेंट की थी। द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज 225 किलो पर बैच। अब सवाल यह है मेरा, क्या 200 लीटर 200 किलो में कन्वर्ट हुए होंगे? क्योंकि वो तो 200 लीटर है। अभी आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि 1 लीटर पानी इज इक्वल टू 1 किलो पानी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मे बी। हाँ, कोरोना के दिनों में पढ़ा था। सारा साल घर ही बैठ रहे, केमिस्ट्री लैब की शक्ल ही नहीं देखी।
है, हमारा कसूर थोड़ी। हाँ नहीं, 1 किलो और 1 लीटर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं सिर्फ पानी की सूरत, लेकिन दूध की सूरत में 1 किलो और 1 लीटर बराबर है। पेट्रोल में भी 1 किलो और 1 लीटर बराबर है नहीं होता। यहाँ तक की बात समझ आ रही है बच्चों। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या 200 लीटर 200 किलो में कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि ये जो 225 है ये किलो है, लीटर नहीं है। क्या यहाँ तक की बात लगी बच्चों? अब आगे देखते हैं बच्चों। नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बोतल ऑफ Z13 वुड बी 1.25 लीटर। अच्छा जी, अब वो जो लीटर निकलेगा ना उसको बोतलों में फिल करना है, या लोगों को कहेंगे हाथ जोड़ी जाओ तो तुम लीटर दे ही जाते हैं, पैक करना है ना। जैसे पेप्सी की बोतल है, 1.5 लीटर की होती है, 2.25 लीटर की होती है, हाफ लीटर की भी होती है, 360 ml की भी होती है, और 250 ml की भी होती है, ऐसी है ना। तो बच्चों को कहता है कि 1 लीटर एक बोतल में नहीं जाना, एक बोतल में कितना जाना है, 1.25 लीटर। अब 1700 लीटर थे जो आपने निकाल ले, ऐसी है। 1700 लीटर से कितनी बोतलें बनेंगी, 1360। अब सोच समय के जवाब देना बच्चों। आपने मार्केट में जो सेल प्राइस कमानी है वो बोतलों के हिसाब से कमानी है कि लीटरों के हिसाब से? सेल प्राइस बोतलों के हिसाब से तय होनी है, लीटर के हिसाब से तय नहीं होनी। इसका मतलब है अगर सेल प्राइस बोतलों के हिसाब से तय होनी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी फिर क्या होनी चाहिए, लीटर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आई क्या यहाँ से आपको ना बड़े फिजिक्स की कैलकुलेशन करवा रहा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ? और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये इस तरह की कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है क्या, चेक करना चाह रहा था फिजिक्स आंदी है कि नहीं आंदी। अच्छा जी, अब बच्चों सोच समय का जवाब देना। क्या ये 225 किलो जो उसने वेस्ट कहा है ये एक बैच में से निकला है? बोलो बोलो बोलो। तो फिर ये 225 किलो ही 200 लीटर होगा। सोचो 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 सोचो। क्योंकि 100 लीटर तो उड़ गया, पीछे कितना रह गया? वो 200 लीटर जब सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो किलो में जब मैयर हुआ तो वो कितने किलो था, तो 225 किलो। तो अगर लिक्विड फॉर्म में बात करें तो 200 लीटर का वो रेट है। हम यही कहेंगे ना, 200 लीटर बेचा और पैसे कमाए। आगे चलते हैं बच्चों। द सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस ए बाय प्रोडक्ट पॉलिशिंग वैक्स। अच्छा, वो कहता है कि ये जो सॉलिड वेस्ट है ना ये कोई नहीं मार्केट में खरीदता। 225 किलो जो हमने सॉलिड वेस्ट निकाला है ये मार्केट में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। हाँ, इसको अगर एक और फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मार्केट में ये सेल हो जाएगा। मतलब ये जो गाड़ियों को चमकाने के लिए लोग जो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिश होती है, वो कहता है ये वो पॉलिश बनाई जा सकती है। रिफाइनिंग वुड कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 2% ऑफ बाई प्रोडक्ट आउटपुट। वो कहता है रिफाइनिंग में मजीद लॉस हो जाएगा। कितना? अब रिफाइनिंग में कितना माल जाना है, 225। तो 225 किलो का 2% जाया हो जाएगा, 4.5 किलो वहां पे जाया हो जाएगी। तो पीछे कितना बच जाएगा, 220.5 किलो बच जाएगा। यहां तक की बात लगी बच्चों। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ वैक्स वुड बी 250 एंड 400 पर किलो रिस्पेक्टिवली। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये 250 क्या है, रिफाइनिंग की कॉस्ट। रिफाइन करने के बाद जब बेचेंगे तो कितने का सेल होगा। अब हम ये सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब वजह क्या है, हमारा मसला यहाँ पे क्या है? पिछले सवाल को दिमाग में लेके आओ। पिछले सवाल में हमने ये सेल प्राइस, वो जो वेस्ट थी उसकी सेल प्राइस क्यों ली थी हमने, वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस करने के लिए। अब यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, क्योंकि जो पिछले सवाल में किया वही यहाँ पे करना है। मसला ये वो सीधा सीधा मैं बता नहीं रहा कितना माइनस हो, नहीं बात लगी। अगर वो बता देता कि 225 किलो जो है इसको मार्केट में बेचेंगे तो 10 रुपए पर किलो हमें मिल जाएगा, तो स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती, स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती। अब उसने घुमाने की कोशिश की
क्योंकि उसको पता है कि 2010 में वो सवाल एक ऐसा दे चुका था और बच्चों ने वो सवाल अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा। 8.8 वाला जो भी अभी हमने किया है, ये जो 8.8 आपने माइनस किया है, ये 2015 में जब बच्चे गए होंगे पेपर देने के लिए 2016 में, तो उन्होंने उस वक्त पास पेपर में 2010 वाला सवाल खड़का दिया होगा और देखेंगे एवेपोरेशन, ओहो आदि बात 2010 वाला पॉइंट आ गया, ये तो मसला ही कोई नहीं, कर लेंगे। अब 225 भी दिया हुआ है, मसला क्या है, 225 को मल्टीप्लाई कैसे करना, लेवल देख रहे हो क्या था, ये जैसे 200 2016 की गल्लां कर रहे हैं, 2024 तो तुम देख भी नहीं सकते, आपकी आंखें ही चुंधे आ जाएंगी। 2016 में आप क्या थे, पैदा हो गए जी, 2016 में क्या कर रहे थे, मिट्टी खा रहे थे, 8वीं क्लास से, उदो आई के भी छोटा सी, जो तुम छोटे सी ना, आई के भी छोटा सी, हम तुम बड़े हो गए ना, आई का बोडा ही है ना। यार राणा साहब को पढ़ना कंपनी ला दे कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों तो आगे जा रही है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, अब स्यापा ये है कि 225 किलो, अब 225 किलो नहीं रहे, 4.5 किलो और जाया हो गया, ऐसे ही ना। अच्छा, 250 रुपए उसको कन्वर्ट करने में लगेंगे और 400 रुपया वहां से कमाएंगे। अगर हम देखे जाए तो इसका मतलब ये है ना कि इस प्रोसेस में 150 रुपया बेसिकली हमारी सेल प्राइस होनी चाहिए, जो इस प्रोसेस से हमें बचनी चाहिए। स्यापा ये 150 भी ठीक नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि 150 225 किलो की नहीं है, तो वो 220.5 किलो की है, 4.5 किलो तो यहाँ पे भी जाया हो गया। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, ठीक है, ये भी हम देखिए। नेट सेल रेवेन्यू, सेल्स लेस रिफाइनिंग कॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ एक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ये वो ना भी बताता तो हमने यही करना था। देखो आएगा, आई कैब आपके ऊपर कितना एहसान कर रहा है। वो कहता है ऐसा ना हो कि पहला दूसरा तीसरा पॉइंट करते करते आप ये भूल ही जाएं कि आप कर क्या रहे थे। नहीं समझ रही, अभी पिछला सवाल किया ना, उसमें हमने क्या नतीजा निकाला है कि अगर कोई वेस्ट मिल जाए, उसको मार्केट में बेच के जो पैसे मिलेंगे वो माइनस कर देंगे कॉस्ट में से, क्योंकि हमारा खर्चा कम हो गया। वो कहता है इन क्वेश्चन तुम पढ़ लोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो एग्जामिनर ने आपको बताया भाईजान ये आपने करना क्या है, क्या करना है। वो कहता है नेट सेल रेवेन्यू, नेट सेल रेवेन्यू अभी भी जो मैं कह रहा था 250 माइनस 400, ये बात हो रही है ना। सेल लेस रिफाइनिंग कॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ एक्स इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट 175 पर यूनिट। ओके जी, ये यहाँ पे ऊपर उसने कुछ कॉस्ट हमें बताई थी, रॉ मटेरियल दिया था, लेबर दिया था, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया था, सेलिंग ओवरहेड नहीं दिया था। सेलिंग ओवरहेड वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में दे रहा है। पिछले सवाल में सेलिंग ओवरहेड साथ ही दे दिए थे, याद, ये हरकतें भी आई कैप की नोट करते जाओ साथ। पिछले सवाल में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड सारे इकट्ठे थे। अब यहाँ पे वो चौथे पॉइंट में जाके क्या दे रहा हमें, सेलिंग ओवरहेड दे रहा है, ताकि तुम भूल ही जाओ कि यार कितने जाना। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करेंगे पेपर में जाके, इनको जमा कर लेंगे, कहेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट आ गई। चौथे पॉइंट पे जाके पता लगा मई जान एक चीज रहती है अभी आप, कौन सी, सेलिंग कॉस्ट। पिछले सवाल में सेलिंग कॉस्ट ऐड की थी कि नहीं की थी, यहाँ पे भी होनी, ठीक है। द प्लांट, अच्छा ये पर यूनिट लिखा हुआ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, और ये जो आपने निकाला ये क्या है, ये पर बैच है, ये क्या है, पर बैच। मतलब सादे अल्फाज में ये 1700 लीटर की कॉस्ट है। उन 1700 लीटर को आपने कन्वर्ट करना है यूनिट्स में, तो कितने यूनिट बनते हैं बच्चों, 1360। ये 1360 यूनिट है। और ये जो 175 जो उसने दी हुई है कॉस्ट, ये पर लीटर है या पर यूनिट है, यूनिट यहाँ पे समझ आ रहा है, पर यूनिट से मुराद है पर बोतल, तो ये पर लीटर नहीं है। तो ये भी एक चीज आपने याद रखनी है। अगला पॉइंट, द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। हाँ जी, समझ आ रही बात को।
ये की करना है। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्शन ऑफ Z13 वुड यूटिलाइज 20% कैपेसिटी ऑफ दी प्लांट। तो जो 20% पे जलील हुए थे उनको पता चल जाना चाहिए क्या था, 20% तक ही करना। हाँ जी, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना। नहीं, दिल में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो होना तो चाहिए। अब गुस्सा ना करे तो होना तो चाहिए, वैसे होना चाहिए ना, है ना। क्या बात, एग्जामिनर की इंक जाया हो है, वो थोड़ा कैरियर जाया कर रहे हैं, तनु दी इंक दी पई है, हमारी खैर इंक नहीं जाया होनी चाहिए। और समझ आई बात की, ये जानबूझ के एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश की है। अगला पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस Z13 IC plans to launch a sales campaign at an estimated cost of, हाँ जी, आएगा कि नहीं आएगा, सोचो 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 सोचो, आएगा। क्यों? अगर Z13 आपने बनाना ही ना होता तो ये खर्चा करना ही ना होता। मतलब शुरू शुरू में आप कह रहे थे अब मारो गोली यार, काम ही गंदा है, Z13 क्यों बनाना, मारो गोली, जो सारा कुछ बना रहे हैं बना रहे हैं, Z13 से क्यों बनाना, नहीं बनाना, स्टोरी खत्म। तो फिर ये मार्केटिंग करते, ये 3.5 मिलियन का खर्चा बच जाता। ठीक हो गया। अगला पॉइंट, IC विश टू सेल Z13 एट ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑन सेल्स। अब यहां से एक और बात समझ आनी चाहिए, आप निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या निकालेंगे, उस वेरिएबल कॉस्ट का 40% लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट से सेल कैसे निकालेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे उसको क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो क्या निकल आएगा, सेल प्राइस निकल। क्या पॉइंट समझ आया, कंट्रीब्यूशन में निकल आएगा। अगर हम बच्चों इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 40 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकल आता, कंट्रीब्यूशन निकल आता। क्या पॉइंट समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं है ना। तो रहने दे, मार्क बोली तो 100 नहीं मल्टीप्लाई कर, क्या आ जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कर ले, वाह, माइनस करना कितना आसान काम है ना। लेकिन यह नहीं समझ आया जो मैं कीता 60 की तो आया, तो समझ की नहीं आया कि डिवाइड को कीता है, अंडर रूट लेना सी, ना कर ना कर। तो समझ आ गई थी, सारे पॉइंट पढ़ लिए बच्चों। अब अगला पॉइंट, डिटरमाइन Z13 सेल प्राइस पर यूनिट। लो जी, फाइंड क्या करना है, एन एनुअल यूनिट्स टू बी सोल्ड। सेल प्राइस निकालेंगे ना हम, सेल प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। उस वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे और 100 से, तो क्या निकल आएगा, सेल प्राइस। अब वो कहता है यूनिट कितने बेचे, if IC intends to earn an incremental profit before tax of 10 million from its sale। ये बिफोर टैक्स उसने दे दिया है, तो टैक्स रेट उसके सवाल में नहीं दिया, क्या देना जरूरी है, हमें यही तो चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। टैक्स रेट उस सवाल में क्यों देगा जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा, ताकि हम क्या कर लें, बिफोर टैक्स निकाल लें। क्या की कर रहे हैं, कोई पंगा ले होना तू। तो सवाल समझ आ गया। अब ईमानदारी से बताओ सवाल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, दिमाग में क्या आता है, पहले बताएं सवाल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसको पहले फोकस करो, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है। इसके मुताबिक सोचो दिमाग में सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन करना, फिर निकाल के 60 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा। आपका पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। अगला हिस्सा, इसको दिमाग में लेके इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या निकलेंगे बच्चों,
यूनिट्स निकल आएंगे, सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितने नंबर का सवाल है यार? सारा स्केच बन गया दिमाग में, करना क्या है तो समझ आ गई ना। किस तरह का फॉर्मेट दसो सानू, फॉर्मेट की है जैसे कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग का। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। सवाल समझना है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट बनेगा। नहीं समझ आ रही? कैश फ्लो की तरह इसका कोई फॉर्मेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट की तरह इसका कोई फॉर्मेट है नहीं है। ठीक हो गया? अकल इस्तेमाल करनी है आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यार रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, दिमाग में स्केच बना लो, ऑटोमेटिकली आप फॉर्मेट बन जाए। क्या नाम है मेरे सवाल का? आइडियल केमिकल आटम 2016 में आया था। लो जी, तो आसानी वास्ते पूरी डायग्राम। हाँ जी, इंपोर्टेड केमिकल कितना एंटर किया प्रोसेस में, और लोकल केमिकल कितना एंटर किया, टोटल कितना हो गया 2000। ऐसी है, खर्चे हुए। अब जो निकला वो क्या क्या निकला, 1700 लीटर आउटपुट निकला, 100 लीटर इवेपोरेट हो गया, 200 लीटर आगे चला गया। जो 200 लीटर आगे चला गया वो बेसिकली 225 किलो बन गया। तो 225 किलो जब एंटर हुआ तो उसमें 2% लॉस हुआ। ऐसे ही है, और बोलो सही, 2% लॉस हुआ। और वैक्स निकला 221 किलो या 220.5 किलो। वो 220.5 कहां से आया? तो 225 किलो में से 2% जाया हुआ था, याद है ना कुछ कुछ। ये डायग्राम सारी समझ आ गई बच्चों? ये डायग्राम पेपर में बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी वर्किंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप के कौन कौन सी कॉस्ट कहां कहां पे लग रही है। समझ आ गई है? अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया आपने क्या निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग बच्चों जो करेंगे किस चीज की करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की। ये सारी वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली हुई है, निकाली हुई नहीं यहाँ पे? 18 लाख की है। ना कर यार, ना कर। है तेरा कॉन्फिडेंस सानू हिला रहा पड़ के। मैं परेशान हो गया, मैं यार मतलब क्या है कि है कि नहीं। अच्छा जी, 18 लाख, 7 लाख 20, 6 लाख 60 हजार, 4 लाख 80 हजार, ये सारा मैंने निकाल लिया था बच्चों। तो पर बैच वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास 36 लाख 60 हजार। करके देख लो, करके देख लो, शाबाश। 18 लाख जमा 7 लाख 20 हजार जमा 6 लाख 60 हजार जमा 4 लाख 80 हजार। हाँ भाई, तो समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया? अच्छा जी, तो बच्चों पर बैच आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई थी 36 लाख 60 हजार। ऐसे ही है। अब इस 36 लाख 60 हजार में से वो पैसे जो कमाए हैं आपने स्क्रैप को बेच के, वो माइनस करने। क्यों माइनस करने हैं? क्योंकि पिछले साल में भी किए थे। नहीं समझ आया? माइनस करने हैं ना, क्योंकि पैसे आए हैं, लगाए हैं तो आए भी तो है ना। तो जो आए हैं वो माइनस करो ताकि आपकी नेट कॉस्ट आपको पता लगे। अब अगला पॉइंट, 2% लॉस हुआ बच्चों, तो 200 पीछे कितने यूनिट बच गए? 221 केजी बच गए। 221 केजी मार्केट में बेचेंगे तो ये 400 रुपए के सेल होंगे। कितने के सेल होंगे? 400 के सेल होंगे। और खर्चा उस पर कितना आएगा? 250। तो 221 किलो इंटू 400, 221 किलो इंटू 250 माइनस करेंगे तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो हमें एडिशनल रेवेन्यू आना है वो कितना आना है? 33,150। ये बात में लगी? ये 33,150 हमें एक बैच का रेवेन्यू है। तो जो 2000 लीटर का बैच है ना, जो शुरू किया था,
ऐसी है ना, ये उस बैच में से जो सॉलिड वेस्ट है उसको बेचा है तो हमने कमाया। ये 1 लीटर का रेवेन्यू है, 1 यूनिट का रेवेन्यू है, नहीं ये रेवेन्यू किसका है, एक बैच का। समझ आइए। और ये 36,60,000 किस चीज का खर्चा है, 1 लीटर का, एक बैच का है। तो बैच की कॉस्ट में से बैच का रेवेन्यू ही माइनस होना चाहिए। नहीं बात वही। तो 36,60,000 में से बच्चों क्या माइनस करेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ वेस्ट 33,150। समझ आ गई थी। अच्छा ये वेरिएबल कॉस्ट की जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्किंग में क्यों नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि सेल प्राइस मेन रिक्वायरमेंट है सवाल, तो ये वर्किंग में नहीं करेंगे। हाँ वो जो वैक्स की आपने रेवेन्यू निकाला है उसकी वर्किंग कर लें, उसकी वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग नंबर 1। समझ आ गई है। ऊपर से फ्लाई, तो 36,26,850। ये क्या जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर बैच। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब बच्चों बोतलें कितनी बननी है, 1360, ये निकाला हमने। ओके, तो ये 36,26,850 जो है इसको किस पे डिवाइड करें कि एक बोतल की कॉस्ट आ जाए, 1360 पे डिवाइड करेंगे। ऐसी है, करो करो करो, शाबाश। क्या आंसर आ जाएगा, 2667। ऐसी है। अच्छा इस कॉस्ट में याद रखना, इस कॉस्ट में सिर्फ मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेलिंग और एडमिन शामिल नहीं है। ऐसी है। सेलिंग और एडमिन वाली कॉस्ट उसने यहाँ पे चौथे पॉइंट पे जाके दी थी, 175, तो बच्चों वो भी ऐड कर देंगे। तो बात सुनाइए। अब मेरा तो सवाल ये है कि ये 175 मैंने यहाँ पे क्यों ऐड की, यहाँ पे क्यों नहीं की, वो पर बैच है, ये पर बोतल है, तो पर बोतल की कॉस्ट में पर बोतल की कॉस्ट ही ऐड होनी है, बैच वाली थोड़ी ऐड होनी है। कौन समझ आया। तो 175 ऊपर ऐड नहीं करनी थी, नीचे करनी थी। 2667 प्लस 175, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 2842। ये आपकी पर बोतल कॉस्ट है, या पर लीटर, पर बोतल। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, ये आपने निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या निकाली आपने, वेरिएबल कॉस्ट। इसको बच्चों 60 पे डिवाइड करेंगे, बोलो 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 बोलो, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक करो ये सेल प्राइस आ रही, करके देख लो, करके देख लो। 60 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई। अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, सेल प्राइस भी आ गई। अब क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं।
है नहीं, तो समझ आ गई सबको, तो बोलो तो सही। अच्छा जी, एनुअल सेल्स निकालनी है बच्चों आप, अब निकालते हैं जी। एनुअल सेल्स टू बी सोल्ड यूनिट्स। फार्मूला क्या होगा बच्चों? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, किधर है? ये इसके राइट हमें मिलने थे, 1,60,000 पर मंथ, ऐसे ही है। एक लाख 60,000 इंटू 12, उसके अलावा 3.5 मिलियन ये। हाँ जी, 5.5420,000 ये आया वर्किंग नंबर 2 से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना जी? 10 मिलियन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1895, ठीक हो गया ना? 837 एग्जैक्ट है। हाँ जी, दूसरे पेज पे। हाँ जी, समझ आ गया सबको? हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, क्लियर सबको? लो जी, आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं परमानेंटली। आखिरी सवाल है हमारा। आटम 2014 का सवाल था बच्चों। ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। ओके, करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट ए 70% कैपेसिटी। वही सिमिलर सिनेरियो चल रहा है। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ब्रेक इवन सेल्स कितनी है जी? 125 मिलियन। मार्जिनल सेफ्टी 25 मिलियन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स 20%।
अच्छा, अगर ब्रेक इवन सेल 125 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 है, तो मुझे को बता सकता है कि बजटेड सेल्स कितनी होगी? कितनी होगी? 150 का, ये बात सबको समझ आई? 150 मिलियन कैसे आया? बजटेड सेल डेफिनेटली ब्रेक इवन सेल से ऊपर ही होंगी ना, तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। अगर तो ब्रेक इवन सेल से नीचे होते तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना होता। यहाँ तक की बात लगी। AIL is planning to increase capacity utilization through the following measures. कैपेसिटी इस वक्त कितनी है बच्चों? 70%. Okay. Selling price would be reduced by 5%, which is expected to increase sales volume by 30%. मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। क्या? सेल प्राइस इनटू यूनिट्स। सेल प्राइस में कमी होगी, ओके, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा? यूनिट्स में इजाफा होगा। तो रेवेन्यू की कैलकुलेशन में दोनों चीजें आनी है। सेल प्राइस में कमी भी रिकॉर्ड करेंगे और यूनिट्स में इजाफा भी रिकॉर्ड करेंगे, तब जाके रेवेन्यू की वैल्यू निकलनी है। और मसला ये, उसने हमें सेल प्राइस नहीं बताई और उसने हमें यूनिट्स भी नहीं बताया। क्या बताए? बोलो सही। अगला अगला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट सबको समझ आ गया? अगला पॉइंट, increase in sales would require additional investment of 40 million in distribution vehicles and working capital. 40 मिलियन का मजीद खर्चा होगा। कैसे? जब आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको गाड़ियां ज्यादा लेनी पड़ेंगी। गाड़ियां क्यों ज्यादा लेनी पड़ेंगी? फ्री होम डिलीवरी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो आपको गाड़ियां ज्यादा चाहिए होंगी लोगों के घरों तक माल पहुंचाने के लिए। ठीक है? The additional fund would be arranged through a long-term loan at a cost of 15% per annum. तो कह रहे इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं, ये 40 मिलियन हमारे पास नहीं है। ये 40 मिलियन कहाँ से लेंगे? बैंक से। तो जब बैंक से लेंगे तो बच्चों क्या होगा? 15% सूद भी पड़ेगा। तो वो सूद रेलिवेंट है कि नहीं है? रेलिवेंट है। क्यों बोला? अगर आप ये 70% कैपेसिटी नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं। तो जब कर्जा नहीं लेना तो सूद भी नहीं पड़ेगा। मसला यह है कि पंगा आपने लिया है किस चीज का? कि बाकी कैपेसिटी को आपने कंप्लीट करना है। तो जब पंगा लिया है तो फिर खर्चे तो होंगे। नहीं बात समझ लगी? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी 5 मिलियन। अब वो जो नई गाड़ियां लेनी है आपने, उस पर डेप्रिसिएशन भी आएगी। पुरानी गाड़ियों की डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, ये जो नई गाड़ी है उनकी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। समझ आ गई? तो ये रेलिवेंट है कि नहीं है? रेलिवेंट है। एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या मुराद है? जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। ये पॉइंट समझ आया? चाइना का माल सस्ता क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्शन ही इतनी ज्यादा कर देते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट उनकी क्या हो जाती है? कम। और वो सेल प्राइस भी रखते हैं कम। तो बाकी तमाम कंपटीटर से उनका माल ज्यादा सेल हो जाता है। हम तो प्रोडक्शन करने से पहले सोचते हैं ना कि भाईजान कितनी प्रोडक्शन करी। ठीक है? चाइना नहीं सोचता। वो कहता ठीक है पाकिस्तान में सेल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता तो बांग्लादेश में सेल कर देंगे, नहीं होता तो इंडिया में कर देंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होता, ईरान अवेलेबल है, अफगानिस्तान अवेलेबल है, तुर्की अवेलेबल है, पूरा यूरोप अवेलेबल है, कहीं ना कहीं तो 150 मुल्कों में कहीं ना कहीं तुम सेल कर ही ले। नहीं बात समझ रही? अन्य बात बनाओ चीजें, कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज्ड सिनेरियोज। करंट सिनेरियो कौन सा? प्रपोज सिनेरियो कौन सा? करंट सिनेरियो जो यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब 70% कैपेसिटी पे क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे वो बताओ। प्रपोज सिनेरियो क्या है? ये जो 3 पॉइंट आपने पढ़े, प्लानिंग टू इंक्रीज कैपेसिटी, ये प्रपोज सिनेरियो। तो लगी जी? कितने नंबर का सवाल है जी? 7 नंबर का। कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। मतलब प्रपोज सिनेरियो में ये बताओ ब्रेक इवन सेल्स क्या हो जाएंगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? ठीक है? तो समझ लगी जी? ये नोट आप लोगों के लिए लिखा है बच्चों, पढ़ लो इस पे एक दफा।
समझ आएगी सबको? हाँ जी बच्चों, करंट सिनेरियो बताएं। करंट सिनेरियो बच्चों, सेल्स रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 150 मिलियन। क्या ये पॉइंट सबको समझ आया? लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, सी एस रेशियो बच्चों 20% है, तो मुझे को बता सकता है कंट्रीब्यूशन कितना आएगा और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? ये कैसे आई? इसका लेना 80%, बाकी 20% कितना आएगा? 30 मिलियन। लेस फिक्स कॉस्ट हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? और वो तो प्रपोज सिनेरियो में है ना, सूद यहाँ पे सूद नहीं आना ना, यहाँ पे वो 40 मिलियन की गाड़ियां आनी है और जो 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन आनी है, क्योंकि ये तो करंट सिनेरियो है, इसमें गाड़ी छोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट बताएं। होगी नहीं? हाँ जी, पहले आपको ब्रेक इवन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। ब्रेक इवन सेल कितनी दी हुई है? बोलो तो सही। 125 मिलियन की ब्रेक इवन सेल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ब्रेक इवन सेल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 100। यहाँ तक की बात नहीं लगी। कंट्रीब्यूशन कितना निकला है? 25 मिलियन। तो आपको पता है ब्रेक इवन में प्रॉफिट क्या होता है, तो यही 25 मिलियन क्या होगा फिर? फिक्स कॉस्ट। तो वही 25 मिलियन की फिक्स कॉस्ट यहाँ पे होगी। ये बात समझ लगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने तो चेंज नहीं ना होना। तो फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन से निकलनी है। नहीं समझ आई? एक और तरीका भी है बच्चों, आपको ब्रेक इवन सेल दी हुई है और सी एस रेशो भी दी हुई है। ब्रेक इवन सेल भी है और सी एस रेशो भी है, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ से भी निकल सकती है। हाँ जी, क्या आएगा जी? 25 मिलियन। तो समझ रही बात?
तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उस तरह से भी निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन सेल्स इनटू सीएस रेशियो। नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा बच्चों? हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश, बताएं। अब अगला आ गया प्रपोज सिनेरियो। ठीक है सबने? अब प्रपोज सिनेरियो बच्चों याद रखना, ये 150 मिलियन जो है ना, दो चीजों का प्रोडक्ट है। कितनी चीजों का प्रोडक्ट है? कौन कौन सी? सेल प्राइस और यूनिट्स, ऐसी है ना? वो कहता है सेल प्राइस में कमी करनी है, कितनी? और यूनिट्स में? तो बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 0.95 से, और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 1.3 से। सोच लो सोच लो सोच लो। नहीं समझ आई, नहीं समझ। ये 0.95 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अब मेरे 100 रुपये अगर सेल प्राइस है तो मैंने 100 रुपये नहीं कमाना, 95 रुपये कमाने। और 1.3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कि अगर 100 यूनिट में बेच रहा हूं तो मैंने 100 यूनिट नहीं बेचने, 130 यूनिट बेचने। हाँ जी, रेवेन्यू निकालना है। 185.250। ठीक है। अच्छा, अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस होनी है। अब बच्चों ये सीधी सीधी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नहीं आनी, भला क्यों? ये वेरिएबल कॉस्ट वहां पे क्यों नहीं आनी? क्योंकि अब यूनिट्स में इजाफा हुआ है, तो अगर यूनिट्स में इजाफा हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट में भी तो इजाफा होना चाहिए ना। वेरिएबल कॉस्ट में कितना इजाफा होना चाहिए बच्चों? 1.3 से इजाफा तो होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए? सेल प्राइस का इम्पैक्ट वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आना, लेकिन यूनिट्स का इम्पैक्ट तो आना ना वेरिएबल कॉस्ट में। नहीं समझ रहे? अगला पॉइंट, क्या 10% कमी भी आनी है वेरिएबल कॉस्ट में? बोलो 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 बोलो। तो 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.90 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0.90 क्यों आया? कि अगर पहले 100 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी तो अब 100 रुपये नहीं, अब 90 रुपये। नहीं समझ आई? ये 1.3 से मल्टीप्लाई क्यों किया और 0.9 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात समझाइए। आंसर निकालो। 1। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बच्चों 44। और बात समझ आई? अब 25 मिलियन आपको ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट पड़ रही थी, कितनी पड़ रही थी? अब मजीद कितनी पड़ेगी? 5 मिलियन की डिप्रेशन आ जाएगी बच्चों। और 15% किसका लेंगे? ये 15% लेंगे 40 मिलियन का। अच्छा, ये 40 मिलियन बैंक से हमने हर साल लेने, एक दफा लेने?
ये पॉइंट समझ आया सर? तो 40 मिलियन हमारी फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्योंकि 40 मिलियन हमारी एनुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है। नहीं बात समझ आई? हमारी 40 मिलियन एनुअल फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये तो टोटल है ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी? इस 40 मिलियन का 15%। क्या आंसर आता है? 5 मिलियन डेप्रिसिएशन प्लस 6 मिलियन इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट। एट। चेक करो चेक करो चेक। 80 आएगा। कैलकुलेटर चैनल है, दरम्यान 0 है। एट जीरो है ना? हाँ सही कह रहा हूँ। 80 बनता ना। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। है ना, मैं शरई पर्दा कराया नाम महरम है ना? नहीं नहीं सही कह रहा तू। 44 से 36 जमा करिए तो की बनता है? 80 मिलियन ही बनता है ना? सही कह रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। अच्छा जी, पार्ट बी क्या बचो? कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला बच्चों क्या लगाएंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मसला ये है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमारे पास नहीं है। क्या है? सीएस रेशियो में निकालनी पड़ेगी। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है बच्चों? 36 मिलियन। सीएस रेशियो निकालने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों? 44850 डिवाइडेड बाय 1852500 इंटू 100। हाँ जी, 20 एग्जैक्ट 0.2। हाँ जी, क्या आंसर आ रही? निकाल लो आंसर। 114,869। बस ये। हाँ चलो ये तो समझ आ गया सबको?
ये तो ब्रेक इवन सेल हो गया। अब उसने और क्या मांगा था? अगला सवाल ये, उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मांगा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सिंपल डिफरेंस लेगा, सही है। अब बजट सेल आपने निकाली हुई है 185, 150, 000 -148, 698, 885, 36, 55, ठीक है जी बच्चों, ये आपका 11 नंबर का सवाल। आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया सीवीपी का। अब सीवीपी के बच्चों याद रखना, सवाल अन्यवान। अब डेली बेस पे एक सवाल आपने करना है। देखो जरा, टोटल सवाल जो है ना इसके 23, कम से कम 23 सवाल है, और भी होंगे मेरा ख्याल है। लेटेस्ट वाला पता नहीं इधर गया यार, इसके लेटेस्ट सवाल कितने डाल रहे हैं? 2019 तक है। इमरान मियाँ, इमरान किधर गया? चलो 23 क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें से हमने किए कौन कौन से? ये पामा चियाटो किया, आवाज ही नहीं आ रही। बास्केटबॉल किया है। आइडियल केमिकल, ऑटो इंडस्ट्रीज, केपी के डेयरीज, आल्टर, एमरल्ड, नसीम, ये किए हैं। वन वे भी किया है। और क्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी किया है। ठीक है जी बच्चों, तो बाकी सवाल जो है ना वो मैंने आपसे टेस्ट में सारे ट्राई करने। अब कल से ऑनवर्ड टेस्ट होगा, रोजाना एक सवाल टेस्ट होगा। अब अगला टॉपिक चलेगा, साथ साथ पिछले टॉपिक के टेस्ट होंगे। कल कौन सा वाला लेंगे ये तो कल ही पता लगेगा। ठीक है जी, तो जितने सवाल किए ना उनको अच्छी तरह से जाकर कर लो। ठीक हो गया, क्योंकि बाकी के तो क्लास में हो ही जाएंगे।